Hello, greetings to all of you. Welcome to Imbibe Achieve Defense Exams YouTube चैनल। शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए और मुझे रिस्पॉन्ड करके बताइए कि कौन कौन आ चुका है। हाय शेखर दोवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 6 बजे हमारी सीरीज चल रही है। भाई शाम को 6 बजे जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का नाम क्या है हमें यह मालूम होना चाहिए। तो भाई इस सीरीज का नाम है टारगेट सीडीएस और टारगेट एनडीए सीडीएस, टारगेट एनडीए सीडीएस 1 2023। तो सीडीएस एनडीए 1 2023 का हमारा टारगेट चल रहा है। शाम को 6 बजे जो है मैं आपको जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूं, जीके पढ़ा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या का सबब है। तो जीके या जीएस आप कह लीजिए, हम इसे पढ़ा रहे हैं। जावेद आलम साहब आ जाइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से शेयर करना शुरू करिए। तो जीके मैं 2 तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा। देखो, एक तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो एक तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस कराता हूं। प्रैक्टिस तब आप अच्छी कर पाते हैं जब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उस कंडीशन में प्रैक्टिस आपको ज्यादा फायदा नहीं देती है। तो प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बेटा उन लोगों को ज्यादा फायदा देती है जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो प्रैक्टिस हम लोग जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे करते हैं शाम को 6 बजे। सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बच्चों कंसेप्ट्स भी पढ़ा रहा हूं। कंसेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके कंसेप्ट्स अगर मजबूत होंगे तो फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट्स में मैंने कहा कि जीके के 50 टॉपिक कर लो भाई साहब। 50 टॉपिक अगर आपने जीके के कर लिए तो भाई कोई ताकत नहीं है जो एग्जाम में आपका सिलेक्शन रोक दे। और ये जो कंसेप्ट है मैं ये आपको ट्यूसडे और थर्सडे के दिन कराता हूं। तो ट्यूसडे और थर्सडे के दिन हमारे क्या होते हैं बच्चों, कंसेप्ट होते हैं। 50 टॉपिक मैंने चुने हैं। इनमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो है आज बेटा हमारा टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक नंबर 4 ऐसा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब आज एक बहुत हार्ड कोर कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। तो 3 टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया था मैंने ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया, दूसरा टॉपिक पढ़ाया था माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तीसरा पढ़ाया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो 3 ज्योग्राफी के पहले टॉपिक पढ़ाए थे। आज चौथा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन आज ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसके बाद कभी उठाना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस आज ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं जीवन में। ठीक है। हाँ सिंचैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ। धनंजय कुमार, आज आपकी पहली क्लास है। सिंचैन क्लास को जरूर लीजिएगा और बताइएगा कि आज के बाद क्या आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। जी हाँ, मिल जाएगी जावेद आलम साहब, सब मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो बच्चों कि आप क्या करते हैं, वो पाथ फाइंडर किताब है, वो लूसेंट है जिससे आपने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े होंगे, उसमें पूरी जानकारी नहीं है। आज आपको मालूम चलेगी पूरी जानकारी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो क्या सब लोग आ चुके हैं और क्या मैं सेशन को स्टार्ट कर सकता हूं? एक बार सारे लोग सेशन को लाइक बटन जरूर दिखा दीजिए अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी रहती हैं। खराब लगती हैं तो डिसलाइक बताइए, लेकिन बताइए जरूर। ठीक है, हाँ जी, बताइए जरूर मुझे आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो भाई लाइक दबाइएगा क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं और मुझे मालूम नहीं है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती है। सिर्फ एक ही तरीका है, लाइक बटन देखकर मैं समझ सकता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस। तो टॉपिक नंबर 4 इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो कि हमारे देश में कितने टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। एक सवाल का जवाब दो कि भारत में कितने तरीके के आपातकाल लग सकते हैं, जरा बताइए मुझे। देखते हैं कौन बताएगा कि हमारे देश में कितने टाइप के आपातकाल लग सकते हैं।
सिंचैन, शेखर, जावेद, जल्दी बताइए भाई। धनंजय, देखते हैं शेखर दोवाल कौन बताता है, कैसे लगती है, कौन लगाता है, जल्दी बताइए कि भारत में कितने टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। जावेद आलम साहब का कहना है कि सर भारत में 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। धनंजय का कहना है कि सर 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। बिल्कुल सही है भाई, इतना तो सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हमारे देश में हर इंसान जानता है कि भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगेगी। और 3 तरह की इमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं, जरा इनको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एक होती है बच्चों नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है बेटा, तो एक होती है नेशनल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी जिसे राजकीय आपातकाल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। सो 3 टाइप की इमरजेंसीज हमारे देश में लग सकती हैं। मान लीजिए कि अगर कभी एग्जाम में कहा गया सिर्फ इमरजेंसी, तो अगर सिर्फ इमरजेंसी की बात होती है और कोई जिक्र नहीं है नेशनल, स्टेट और फाइनेंस, तो समझ लीजिए वो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम है कि नेशनल इमरजेंसी लगती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी जो है वो 356 और 365 दोनों में लग सकती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360। बेसिकली 356 ही होता है, 365 के कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस हैं, सब बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि इमरजेंसी का जिक्र भारत के संविधान में कहां पर किया गया है। भारत के संविधान में कहां पर किया गया है। ये जो इमरजेंसी आप देख रहे हैं, एक तो हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये देश की इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इमरजेंसी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं, जल्दी बताओ, जल्दी देखते हैं कौन बताता है। भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं? फास्ट 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 यार, तुम लोग जितना इंटरैक्टिव होगे उतना मजा आएगा। बेटा गलत शेखर, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी लगी नहीं है अभी तक, बताएंगे सिंचैन, टेंशन ना लो। बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब तुषार कुमार। भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल, 12 नहीं है 25 है। SR का जवाब बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल, 25 भाग और आपके 12 अनुसूचियां हैं। 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में इमरजेंसी का जिक्र कहां किया गया है। तो याद रखना बच्चों, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द पार्ट 18 एंड आर्टिकल नंबर 352 से 360। तो हमारे देश में जो इमरजेंसी है उसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग पार्ट 18 में किया गया है। पार्ट याद रखना बेटा, हमेशा रोमन में लिखते हैं हम, पार्ट को कभी भी न्यूमेरिक में ही रोमन में लिखा जाता है। तो पार्ट 18, और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 352 से 360 के बीच इसका जिक्र किया गया है। तो 352 से 360 के बीच इसका जिक्र किया गया है। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इमरजेंसीज को हमारे देश में कहां से बोरो किया गया है। जल्दी बताओ, इमरजेंसी प्रोविजंस को कहां से बोरो किया गया है। जैसे डीपीएसपी को आयरलैंड से बोरो किया गया है, वैसे इमरजेंसी को कहां से बोरो किया गया है। और 99% बच्चे गलत जवाब देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि अगर आप किताबें देखेंगे, देखिए आंसर आ गया ना सामने। यही तो मैं जानना चाहता था बेटा, अपने दिमाग से ये गलतियां निकाल दो। इमरजेंसी का कंसेप्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये कंसेप्ट बोरो किया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कंसेप्ट बोरो किया गया। फिर आप कहोगे सर जर्मनी से क्या लिया गया है। बेटा जर्मनी से यह लिया गया है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वो हमने जर्मनी से बोरो किया है। तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी
वो हमने जर्मनी से बोरो किया है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस हैज बीन बोरोड नॉट फ्रॉम जर्मनी बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बात समझ में आ रही है बेटा? ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो। जो गलत सलत डेटा जो दुनिया भर की किताबों में दिया जा रहा है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहो। अब देखो, तो हमारे देश में बेटा इमरजेंसी की बात करते हैं जो तीन है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे आप स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है हमारा फाइनेंशियल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को गलत ना समझिएगा, ये स्टेट इमरजेंसी को भी कहा जाता है, ठीक है? तो नेशनल, स्टेट और फाइनेंस, ये तीन टाइप की इमरजेंसीज हमारे देश में लग सकती हैं, ठीक है मेरे बच्चों? अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अंडर आर्टिकल नंबर 352। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब जल्दी से भाई एक बार सेशन को सारे लोग लाइक बटन जरूर दबा दें। आज आपको ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि भाई साहब जिंदगी में कभी दोबारा इमरजेंसी जो है ना तुम्हें परेशान नहीं करेगी, मतलब इमरजेंसी की वजह से तुम्हें इमरजेंसी नहीं होगी, ये वादा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपनी नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है? तो लिख लो बेटा, जरा पॉइंट लिखिएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इमरजेंसी कौन लगाता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिटन रिकमेंडेशंस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिटन रिकमेंडेशंस, लिखित रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर, कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। अब देखो बेटा, रीमा देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भारत के राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेटा रिटन रिकमेंडेशंस होनी चाहिए केंद्रीय मंत्री परिषद की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आप जानते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उसका हेड कौन होता है? बेटा हमारे देश में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है पीएम। तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली अब सारे मंत्रियों को तो राष्ट्रपति बुलाएगा नहीं, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है पीएम। तो पीएम के कहने पर लेकिन रिटन रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। समझो मेरे बच्चों, पहले जमाने में हमारे देश में क्या होता था कि ओरल रिकमेंडेशन से भी काम चल जाता था, लेकिन एक बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि हमारे देश की पीएम होती थी जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया और तब से यह हो गया कि भैया अब रिकमेंडेशन जो है ना वो ओरल नहीं चलेंगी, मौखिक कोई बात नहीं होगी, रिटन लिख कर दो। तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, लेकिन उसके लिए लिखित सिफारिश होनी चाहिए केंद्रीय मंत्री परिषद पे। अब ये तीन कंडीशन पर हमारे देश में लग सकती है। पहली कंडीशन क्या है बेटा? देखो, पहली कंडीशन है हमारे देश में जिसे हम कहते हैं वॉर। भाई साहब देश में युद्ध हो जाए, भाई साहब देश युद्ध से गुजर रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत चीन का युद्ध हो गया, तो भाई साहब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं। स्पेसिफिक युद्ध होना चाहिए। दूसरा है बच्चों जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन इसे कहा जाता है विदेशी खतरा। भाई साहब एक्सटर्नल अग्रेशन जिसे कहते हैं हम विदेशी खतरा, कि अगर युद्ध नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसे अगर हालात बन रहे हैं तो भी इमरजेंसी लग सकती है। जैसे पुलवामा अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में जब भारत ने बदला लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में आपने देखा होगा, या उरी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो
युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। तो ऐसे में भी इमरजेंसी लग सकती है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली युद्ध होना चाहिए, युद्ध भी हो सकता है और युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है बच्चों कि हमारे देश में आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, जिसे कहा जाता है सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह मतलब कि हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, हिंदू मुसलमान आपस में मारकाट मचा रहे हैं, देश में देश की जनता देश की सरकार के खिलाफ बंदूक लेके खड़ी हो गई है, देश की सेना ने देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये क्या है? आर्म्ड रिबेलियंस हैं, सशस्त्र विद्रोह हो गया है देश में। तो ऐसी कंडीशन में भी बेटा नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। पहले ये कंसेप्ट नहीं था आर्म्ड रिबेलियन वाला, इसे ऐड किया गया, एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद इसे ऐड किया गया। आर्म्ड रिबेलियन वाले पॉइंट को पहले ये पॉइंट नहीं था। सो आर्म्ड रिबेलियन का पॉइंट 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में ऐड किया गया। ये सब तो बेसिक चीजें आप सबको मालूम है। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ यार, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको मुझे बताना होता है एक बार। और यार जल्दी से एक बार सेशन को सारे लोग अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दें। भाई साहब बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो भाई टोटल कम से कम लाइक्स जो है ना 60+ तो पहुंचा दो, 60 से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो अब कैसे होता है यार, समझो। तो नेशनल इमरजेंसी मैंने बताया 3 कंडीशन में लग सकती है, भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। तो ये हमारे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं और वो लगा सकते हैं, लेकिन लिखित होना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब देखिएगा। अब कंडीशन मैंने आपको बता दी, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे लगता है? समझो ये लगेगा कैसे? आपने तो राष्ट्रपति ने बोल दिया, लेकिन प्रश्न ये है कि ये बच्चों लगेगा कैसे? समझो, अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आज हमारे देश में इमरजेंसी घोषित हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज हमारे देश में इमरजेंसी घोषित हो जाती है। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 9 फरवरी 2023। सपोज करिए 9 फरवरी 2023 को हमारे देश में इमरजेंसी घोषित हो गई। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये मान ली गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे देश की जो संसद होती है, जिसे बेटा हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो हमारे देश की जो संसद होगी बच्चों, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट आप जानते हैं, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? तो हमारे देश की जो संसद होगी, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसे आप आम भाषा में लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, तो हमारे देश की जो संसद है उसे नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, तभी इमरजेंसी मान्य मानी जाएगी, वरना कह दिया जाएगा गलत है। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शुड अप्रूव द नेशनल इमरजेंसी विद इन 30 डेज विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। ये देखो बेटा, अब आप कह रहे हैं कि हमारे देश की संसद को इसे पास करना होगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। बच्चों हमारे देश में मेजॉरिटी कई तरह की होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, कई तरह की हमारे यहां मेजॉरिटीज होती हैं। तो जब स्पेशल मेजॉरिटी की बात आती है तो इसका मतलब है कि हमारे देश की संसद को इसे 2/3 की मेजॉरिटी से पास करना होगा, 2/3 की मेजॉरिटी से पास करना होगा। यह है बच्चों स्पेशल मेजॉरिटी। सो 2/3 की मेजॉरिटी से इसे पास करना होगा। मान लो अगर संसद में 100 लोग हैं तो 100 में से 67 लोगों का बहुमत चाहिए, तभी यह पास हो पाएगी। अगर बच्चों 30 डेज के अंतर्गत
यह इमरजेंसी को नहीं संसद ने पास किया तो यह गैर संवैधानिक मान ली जाएगी। याद रखिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके बाद क्वेश्चन यह आता है कि नेशनल इमरजेंसी लगती कितने दिन में है, कितने दिन के लिए है। तो याद रखना मेरे बच्चों की नेशनल इमरजेंसी जो है वो मिनिमम 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी मिनिमम 6 महीने के लिए लग सकती है, कम से कम। और आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नेशनल इमरजेंसी कितने दिन लगेगी, तो बहुत सारे लोग यहां पर गलत जवाब देंगे। बच्चों, मैक्सिमम जो टर्म है वो इनडेफिनिट है। मतलब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक लग सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं बताई गई है। इनडेफिनिट मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए लगाई जा सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको संसद से हर 6 महीने पर रिपीटेड अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने पर रिपीटेड अप्रूवल लेने पड़ेंगे भाई साहब। मतलब अगर 9 फरवरी को आपने इमरजेंसी घोषित की है तो 9 फरवरी के बाद 6 महीने, मतलब 9 अगस्त को आपको दोबारा संसद से अप्रूवल लेना होगा। फिर 6 महीने बाद आपको लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद लेना पड़ेगा। हर 6 महीने पर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इनडेफिनिट लग सकती है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो होता क्या है, सर इसके इफेक्ट क्या हैं, यह तो बता दीजिए। बेटा देखो, नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश में लगेगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे नेशनल इमरजेंसी के। देखो बच्चों, अब 3 इफेक्ट्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट, भाई आपको कल ही मैंने बताया था हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून वो लोग बनाते हैं, उन यूनियन लिस्ट पर कानून हमेशा केंद्र सरकार बनाती है। स्टेट लिस्ट पर कानून राज्य सरकार बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे देश की जो संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। देखना बेटा, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये देखो बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो हमारे देश की संसद राज्य सूची के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी कानून बना सकती है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 249 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 249 में इसका जिक्र है। दूसरी चीज यह है कि हमारे देश में सेंटर में होती है लोकसभा और स्टेट में होती है विधानसभा। तो भाई साहब, अगर देश में इमरजेंसी लग गई तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। आप जो हैं बच्चों, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर 1 साल बाद फिर बढ़ा सकते हैं, फिर 1 साल बाद फिर बढ़ा सकते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक बार में बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। भैया देखो, हमारे देश में भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं, जिसमें आर्टिकल 19 में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं राइट टू फ्रीडम। हमारे देश में कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, हमारे देश में कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में। और जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 358।
द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358। तो जितने भी आर्टिकल्स आर्टिकल 19 में हैं, 19A, B, C, D, E और G, क्योंकि F नहीं है, वो सब सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगा कि यार सिर्फ आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने से काम नहीं चल रहा है, दूसरे भी सस्पेंड करने पड़ेंगे, तो आर्टिकल 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 19 ही नहीं, बाकी सबको भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो एक्सेप्ट 20 और 21, सिवाय 20 और 21 को छोड़ करके, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सब सस्पेंड कर सकते हैं। 20 और 21 नहीं कर सकते, क्योंकि 20 और 21 जो हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर हैं, चाहे देश में कोई भी हालात हो, कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। अब समझ रहे हो, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है, क्या हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे चेक कर सकती है कि क्या जो इमरजेंसी लगी है वो सही है या नहीं है? 1975 में इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में एक इमरजेंसी लगाई जो कि गैर संवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाई। और इंदिरा गांधी जी को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इसका विद्रोह करेगा, तो इंदिरा गांधी जी ने एक संशोधन करा जिसे 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 कहा गया। तो 38वें संवैधानिक संशोधन 1975 में कहा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब मनमानी, एब्सोल्यूट मनमानी, कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। सन 1980 में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, मिनर्वा मिल केस। सन 1980 में मिनर्वा मिल केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर है, मतलब न्यायिक पुनर्विचार से कोई भी चीज बाहर नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में, कि चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग हैज टू बी कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। हर चीज का न्यायिक पुनर्विचार हो सकता है। जावेद आलम, क्योंकि जस्टिस इन इंडिया इज डिलेड बट नॉट डिनाइड, समझे बेटा? तो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर देश में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन यह आता है कि हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975 में कारण दिया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस। इसे कहा गया इंटरनल डिस्टरबेंस, जबकि इंटरनल डिस्टरबेंस नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। 1975 से 1977 तक ये इमरजेंसी रही और कारण कहा गया आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टरबेंस। दरअसल इंदिरा गांधी जी अगर ये ना लगाती तो बहुत भारी मुसीबत में फंस सकती थी, उसके बारे में कभी आराम से बात करेंगे। तो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। सबको समझ में आया तो थम्स अप दिखाओ यार, मजा आया कि नहीं आया? इसके अलावा कुछ नहीं करना नेशनल इमरजेंसी में। यह गैर संवैधानिक इमरजेंसी थी बेटा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर थी। नेशनल इमरजेंसी समझ में आई? तो एक बार सारे लोग लाइक बटन तो दिखाओ। अभी टोटल हमारे जो हैं सिर्फ 31 लाइक हुए हैं, हमें 60 प्लस जाना है। देखते हैं कौन पहुंचाता है, जल्दी बताओ। क्या बात है शेखर जी, वेरी प्राउड, रियली प्राउड मोमेंट। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ सारे के सारे। नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गई? फास्ट फास्ट फास्ट, शेखर बहुत अच्छे।
राष्ट्रीय आपातकाल आज आपको मैंने कर दिया क्लियर जीवन भर के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी स्टेट इमरजेंसी। आप इसे स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह लीजिए, या प्रेसिडेंट्स रूल कह लीजिए। राजकीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, तीनों चीजें जस्टिफाइड हैं। स्टेट इमरजेंसी, सर कोई किस्सा बताइए इमरजेंसी के समय का। यार राहुल साहनी, क्या है ना बेटा, हमारे पास क्लास का 1 घंटे समय है यहां पर, और अभी क्या है मेरे पास, सच बताऊं तुम्हें पहले पढ़ाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पहले कंसेप्ट क्लियर हो। किससे बेटा ऐसे ऐसे बताएंगे, टेंशन ना लो तुम, बस इतना बताओ। अच्छा, लालू यादव जी की बड़ी बेटी का नाम क्या है? एक इंटरेस्टिंग कहानी बता देता हूं आपको। लालू यादव जी की बड़ी बेटी का नाम क्या है, चलो बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ लालू यादव? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, मीसा भारती। क्या बात है धनंजय, एक बात बताओ, ये कोई नाम होता है मीसा? ये कोई नाम है मीसा? मीसा भारती बेटा ये कोई नाम नहीं है। दरअसल 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी जी ने लालू यादव को जेल में डाल दिया था, और जब वो जेल में थे तभी उनकी बेटी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। और मीसा कोई नाम नहीं था, लालू यादव जी एक कानून में धरे गए थे, उसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नाम का कानून था, और उस कानून में वो जेल में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही रख दिया मीसा भारती। तो मीसा कोई नाम नहीं था, मीसा एक कानून का नाम है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यस, क्लियर है? तो इमरजेंसी में पैदा हुई थी वो, इसीलिए उसका नाम मीसा रखा गया था। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हाँ जी, अब देखो बात आती है कि स्टेट इमरजेंसी कैसे लग सकती है। भाई देखो, अब हमारे भारत के राष्ट्रपति बैठे हैं दिल्ली में, हमारे भारत के राष्ट्रपति बैठे हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री बैठे हैं दिल्ली में, राष्ट्रपति दिल्ली में, प्रधानमंत्री दिल्ली में। अब एक बात बताओ, राष्ट्रपति को क्या मालूम राज्य में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है, बंबई में क्या चल रहा है, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है? तो भाई साहब कैसे मालूम होगा? केंद्र का कौन ऐसा इंसान होता है जो राज्य में बैठता है, जल्दी बताओ बेटा। केंद्र का एक खबरी होता है जो राज्य में बैठता है, नाम बताओ कौन होता है वो, फास्ट। केंद्र का एक खबरी होता है जो राज्य में होता है, उसका नाम होता है बेटा राज्यपाल। बहुत बढ़िया, जिसे हम कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर साहब होते हैं राज्य में, और गवर्नर साहब चुपचाप गुप्त रूप से एक रिपोर्ट लिखते हैं कि साहब ये जो सीएम साहब है ना, ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कृपया इस पर कोई कार्रवाई की जाए। तो भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। समझो बेटा। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इंपोज स्टेट इमरजेंसी अंडर द फॉलोइंग। भैया स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगेगी अगर राज्यपाल साहब ने लिखकर दे दिया कि भैया क्या। तो पहली कंडीशन है अंडर आर्टिकल 356, भैया इफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारा कोई राज्य संविधान के तहत कार्य ना कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में कहा गया है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यूपी के सीएम ने कहा कि हम यूपी में कोई फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, यूपी बिना फंडामेंटल राइट के चलेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है यहां पर, राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, संवैधानिक मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है।
दूसरा है आर्टिकल 365, इफ द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर राज्य जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने से मना कर दें, जैसे हमारे देश में जब CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो आपने देखा होगा कि भारत के कई राज्यों के सीएम ने क्या कहा कि हम इसे लागू ही नहीं करेंगे, बोलने दो। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बोल दिया, केरला में बोल दिया कि हम तो लागू ही नहीं करेंगे CAA को, बोलने दो केंद्र को। ऐसा नहीं होता। अगर केंद्र सरकार ने कहा है कि CAA होगा तो भैया राज्यों को उसका पालन करना पड़ेगा, और अगर राज्य पालन नहीं करते हैं तो स्टेट इमरजेंसी की कंडीशन बन जाएगी भाई साहब। ठीक है। सो दो कंडीशन है कि अगर राज्य संविधान के हिसाब से काम ना करे, और दूसरा है कि अगर राज्य जो है केंद्र के डायरेक्टिव्स को पालन करने से मना कर दे। ठीक है, हां जी, समझो। अब क्वेश्चन ये है कि अब यहां पर यह आता है कि स्टेट इमरजेंसी का अप्रूवल संसद कितने दिन में देगी। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अब 3 पॉइंट्स वहीं पर हैं हमारे। पहला है कि अप्रूवल। भाई देखो स्टेट इमरजेंसी का अप्रूवल कैसे मिलता है, तो स्टेट इमरजेंसी का अप्रूवल भी हमारे देश में पार्लियामेंट देती है। हमारे देश की इस पार्लियामेंट, जिसे हम लोकसभा प्लस राज्यसभा कहते हैं, उसे अप्रूवल देना है। तो संसद ही अप्रूवल देगी, संसद अप्रूवल देगी, लेकिन अप्रूवल में टाइम मिलेगा 60 दिन का। जैसे नेशनल इमरजेंसी में टाइम मिलता है 30 डेज का, स्टेट इमरजेंसी में समय दिया जाएगा 60 दिन का। नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, लेकिन यहां पर सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। 50% + 1, मतलब कि अगर संसद में 100 लोग हैं तो 51 से भी काम हो जाएगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में 100 लोग हैं तो 67 को वोट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो भाई साहब अप्रूवल होगा, लेकिन 60 दिन में, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। समझे? अब सुनो, अब क्वेश्चन है कि स्टेट इमरजेंसी कितने दिन के लिए लगती है, तो मिनिमम 6 महीने। एक क्वेश्चन है ये मैक्सिमम कितने दिन के लिए लग सकती है, तो मैक्सिमम 3 सालों के लिए लग सकती है। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 3 साल। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसे आप 3 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में करना पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए किया जा चुका है। तो 3 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और वही पॉइंट कि रिपीटेड अप्रूवल तो लेने ही पड़ेंगे। भैया देखो, हर 6 महीने पर रिपीटेड अप्रूवल लेना पड़ेगा, हर 6 महीने पर रिपीटेड अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 3 साल, जरूरत पड़े तो 3 साल से एक्सटेंड करो, लेकिन संविधान में संशोधन करके, और रिपीटेड अप्रूवल हर 6 महीने पर। ठीक है, अब समझो, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं। भाई देखो बहुत सिंपल है, स्टेट इमरजेंसी में आपके कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो रहे, कोई टेंशन नहीं, आराम से घूमो, जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। छोटे मोटे काम होंगे, जैसे कि पहला काम, जो राज्य की विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपके स्टेट में है, वो डिसॉल्व हो जाएगी। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज डिसॉल्व। तो राज्य में इफेक्टिवली कोई सरकार नहीं बचेगी, खत्म राज्य की सरकार। दूसरा, अब इसे कहा गया है प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। लेकिन भैया राष्ट्रपति के पास इतना टाइम तो है नहीं कि राज्य में आके बैठेगा, तो राष्ट्रपति अपने सारे अधिकार गवर्नर को दे देगा और कहेगा राज्य को चलाओ। तो गवर्नर बिकम्स द हेड एंड टेक्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन हिज हैंड। राज्यपाल जो है वो हेड हो जाएगा, और राज्यपाल राज्य को अपनी मर्जी से चलाएगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता रहेगा जब तक सरकार नहीं बन जाती। अब आप कहोगे कि सर, अगर मान लीजिए स्टेट का कोई बिल पास होना है, स्टेट का बजट पास होना है, तो कैसे होगा?
अब मान लो स्टेट का कोई कानून है, स्टेट का कोई बजट है, कोई टेंशन नहीं है, वो हमारी संसद पास कर देगी। द पार्लियामेंट पासेस द बिल्स एंड द बजट ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट का काम है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, वो हमारे देश की संसद कर देगी, जब तक वहां सरकार नहीं बनती है। ठीक है, तो जब तक सरकार नहीं बनेगी, जब तक पार्लियामेंट वो सारे काम करती रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी कितनी बार लगी है। यहां पर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में 100 से ज्यादा बार लग चुकी है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहां लगी थी। बहुत किताबों में गलत दिया है। सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी पंजाब में लगी थी 1951 में। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार स्टेट इमरजेंसी कहां लगी है। 90% लोग कहेंगे मिजोरम, गलत जवाब है। सबसे ज्यादा बार स्टेट इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लग चुकी है, 10 टाइम्स याद रखिएगा। 10 बार स्टेट इमरजेंसी जो है वो यूपी में लग चुकी है। ठीक है, तो पहली बार पंजाब में और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हो गया स्टेट इमरजेंसी। मजा आया कि नहीं आया यार, बताओ जल्दी सब लोग एक बार। ओके, ये हो गया दिल खुश भाई। भाई जब मजा तभी जीवन में आता है जब आप लोग ऐसे जवाब देते हो। लेकिन अभी सिर्फ 39 लाइक्स हैं यार। ये लाइक से मैं बड़ा, मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है। जरा एक बार सारे लोग लाइक करो सेशन को। इसको हमें पहुंचाना था 60+ पर। बहुत हल्का चल रहा है। 4K गेमर पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। बस अब छोटी सी इमरजेंसी एक और बची है, 5 मिनट में खत्म। ठीक है, 5 मिनट में खत्म। हाँ जी, जल्दी बताइए। अब इसके बाद आता है बेटा आपका 360, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो बच्चों, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इंपोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द कंट्रीज फाइनेंसेस आर एट रिस्क। तो भैया भारत के राष्ट्रपति सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर देश की वित्तीय हालात खतरे में हो। जैसे कि 1991 में हालात बन रही थी। बेटा हमारे देश के पास बस 110 करोड़ रुपए बचे थे। ठीक है, देश 14 दिन के बाद बर्बाद हो जाता, लेकिन तभी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बचा लिया। मनमोहन सिंह साहब, भाई साहब, भले ही उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो देश के पीएम के रूप में, लेकिन वो एक टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट थे, इस पे कोई शक नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर देश में वित्तीय खतरा हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल कौन देगा। भाई देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी हो, पार्लियामेंट ही देगी। हमारे देश की पार्लियामेंट देगी, लोकसभा और राज्यसभा। वो भी कितने दिन में, 60 डेज में, 60 दिन में। और वो भी किसमें, सिंपल मेजॉरिटी बोले तो 50% +1। तो देखो फर्क समझो, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल 30 डेज में स्पेशल मेजॉरिटी से, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल 60 डेज में, वो सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है मेरे बच्चों, सिंपल मेजॉरिटी से। अब समझो कि मिनिमम कितने दिन के लिए लग सकती है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए लग सकती है, और क्या रिपीटेड अप्रूवल लेना होता है। देखो भैया, इसमें ना तो कोई मिनिमम का समय है, ना मैक्सिमम का है, ना रिपीटेड है। मतलब कि नेशनल इमरजेंसी को अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई, सो इट कैन कंटिन्यू फॉर एवर अंटिल रिवोक्ड। अंटिल रिवोक्ड।
बेटा ये अगर लग गई तो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि इसे संसद रोके ना। तो इसके लिए कोई रिपीटेड अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, कोई मिनिमम टाइम नहीं है, कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है और कोई रिपीटेड अप्रूवल नहीं है। जब तक संसद रोकेगी नहीं ये कंटिन्यू रहेगी। सो अंटिल रिपीटेड अप्रूवल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो हो क्या सकता है। भाई अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई सो देश में, हमारे देश में भाई साहब सैलरीज और अलाउंसेज में रिडक्शन हो सकता है। जो सरकारी एम्प्लॉइज है ना उनकी सैलरी वगैरह रोकी जा सकती है भैया। वैसे ऐसे रोकते नहीं हैं लेकिन रोकी जा सकती है। और याद रखना बेटा मेरे बात कि नेवर बीन इम्पोज्ड, आज तक ये हमारे देश में कभी नहीं लगाई गई। तो नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, नेवर बीन इम्पोज्ड। सो ये हो गया भैया हमारा नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा सेशन? आज के बाद कभी इमरजेंसी में कोई परेशानी होगी बताओ मुझे। क्या आज के बाद कभी इमरजेंसी में कोई समस्या आएगी? क्या आज के बाद इमरजेंसी क्रिएट करेगा? कभी नहीं। झकास। जावेद आलम थैंक यू। तो अगर अभी तक एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट जाइए और एम्बाइब की ऐप को आज ही जाके डाउनलोड करें। एम्बाइब पे मिलेगा आपको हर एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए है जरूरी। एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले तुम खरीदते हो किताबें, सारी किताबें एम्बाइब पर लाइव हैं। तुम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हो, अपने कमजोर सब्जेक्ट को ऊपर मास्टरी क्रिएट कर सकते हो एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करके। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप चाहें तो हमसे अपने डाउट सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एक बात बताओ, क्या इसका पीडीएफ मिलेगा? भैया मिलेगा, लो ये भी पीडीएफ लो। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम इस नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये उसका लिंक है। डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा लिंक। अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब यहीं मिलेंगे। कहते हैं ना पढ़ने के लिए पढ़ाई के माहौल में रहना जरूरी है और ये टेलीग्राम चैनल आपको पढ़ाई के माहौल में जोड़े रखेगा। तो आज जाएं और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं हमारे साथ। सो अब हम लोग मिलेंगे रात को 8 बजे। किस पे? अब रात को 8 बजे होगी भैया हमारी करंट अफेयर्स की शानदार क्लास। ठीक है, शाम को 8 बजे भैया। जावेद आलम अभी तो सिर्फ जीएस पढ़ा है, करंट अफेयर्स के बिना कुछ नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे रात 8 बजे करंट अफेयर्स में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.